दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई सोने चांदी की चूड़ियों की नदी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में रोशनी और सोनम नाम की दो लड़कियां अपनी चाची चंपा के साथ रहती थीं। चंपा का भी एक बेटा था, उसका नाम विजय था। दोनों माँ बेटा रोशनी और सोनम के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे और उनसे घर का सारा काम करवाते थे। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ सोनम की बच्ची, कहाँ मर गई? सोनम वहाँ भागी भागी आती है। हाँ जी चाची जी, क्या हुआ? सुन, मेरे बेटे का गर्मा गर्म बर्गर खाने का मन है। ये ले पैसे और बर्गर लेकर आ, और हाँ, चीज और चिकन वाला ही लाना। चाची जी, बर्गर खाने का तो मेरा भी मन है, थोड़े और पैसे दे दो चाची। तभी उसकी चाची सोनम को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और धक्का मारकर उसे नीचे जमीन पर गिरा देती है। जब देखो मेरे बेटे की चीजों पर नजर लगाती रहती है। भुक्कड़, जा यहाँ से, खड़ी हो जल्दी और मेरे बेटे के लिए बर्गर लेकर आ। रोते रोते सोनम वहाँ से चली जाती है। पिताजी ने अपनी खुशी के लिए माँ की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली। खुद तो मजे से वो शहर में है और यहाँ मेरी और दीदी की जिंदगी इस चाची ने नर्क बना रखी है। सोनम सुनसान सड़क पर अकेली चल रही थी। तभी पीछे से एक चोरनी आती है और उसके सारे पैसे छीन कर वहाँ से भाग जाती है। अरे चोर, चोर मेरे पैसे लेकर भाग रही है, कोई पकड़ो उसे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो चोरनी बहुत दूर जा चुकी थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बर्गर कैसे लेकर जाऊं? बर्गर नहीं लेकर गई तो मेरी चाची मुझे मार डालेंगी, मेरी बातों पर विश्वास भी नहीं करेंगी। सोनम बर्गर की दुकान पर जाती है। अंकल जी, मुझे चिकन बर्गर दे दो। जरूर बेटा, लाओ, पैसे दो। अंकल जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे बेटा, मैं क्या यहाँ फ्री में लंगर बांट रहा हूँ? जब देखो मुंह उठाकर कोई भी चला आता है। चल निकल जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। रोते रोते सोनम अपने घर आ जाती है। क्यों रे कलमुही, इतना समय क्यों लगा तुझे आने में? और बर्गर, बर्गर कहाँ है? चाची, वो बर्गर। अरे क्या वो कहाँ है बर्गर? जल्दी दे मुझे। चाची, वो चोरनी थी, चोरनी मेरे सारे पैसे लेकर भाग गई चाची, मैं बर्गर नहीं खरीद पाई। अरे माँ, ये देखो कितना झूठ बोल रही है। उन पैसों से ये खुद बर्गर खा गई होगी। दोनों माँ बेटा सोनम को पीटने लगते हैं। आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा। जा यहाँ से, अंदर जाकर घर का काम कर, हरामखोर कहीं की। रोते रोते सोनम वहाँ से चली जाती है। नहीं नहीं, तुम रो मत, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। दीदी, हमें इन लोगों से कैसे छुटकारा मिलेगा? इन दोनों ने हमारी जिंदगी नर्क बना रखी है। तू चिंता मत कर बहन, सब कुछ बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर दोनों बहनें घर का सारा काम करती हैं। थोड़ी देर बाद रोशनी अपनी चाची जी के पास जाती है। चाची जी, घर का सारा काम हो गया, हमें खाना दे दीजिए चाची, और मुझे सोनम का भी खाना दे दीजिए। सोनम छोटी है चाची, उससे गलती हो गई, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आगे से वो कभी गलती नहीं करेगी चाची। माँ, इस सोनम की बच्ची को तो बिल्कुल खाना नहीं देना। उसने मेरा बर्गर खाया है, बिल्कुल खाना नहीं देना माँ उसे, नहीं तो आज शाम को मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे मेरे शहजादे, ऐसे मुंह मत फुला बेटा। इस नालायक चोर को मैं आज बिल्कुल खाना नहीं दूंगी। ये पकड़ एक रोटी और जा यहाँ से, नहीं तो आज से तेरा खाना भी बंद कर दूंगी। रोशनी एक रोटी लेकर अपनी बहन के पास जाती है। अरे सोनम, मैंने तो खाना खा लिया, ये लो, एक रोटी तुम्हारे लिए बचाई है, ये तुम खा लो। और चाची को मत बताना
कि मैंने ये रोटी तुम्हें दे दी। आप झूठ बोल रही हो दीदी, आपने कुछ नहीं खाया है। ये रोटी आप ही खा लो दीदी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसे आधा आधा खाते हैं। दोनों बहनें वो आधी आधी रोटी खा लेती हैं और रोटी खाकर चुपचाप सो जाती हैं। फिर अगले दिन, सुनो तुम दोनों मनहूस, ये लो पैसे और बाजार से फल और सब्जियां लेकर आओ। और हाँ, आज तुम दोनों बाजार बिना चप्पल के जाओगे, यही तुम्हारी सजा है। लेकिन चाची जी, बाहर तो इतनी तेज धूप है, हम नंगे पैर कैसे चलेंगे चाची? एक बार जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया। जाओ यहाँ से और बाजार से सब्जियां लेकर आओ, नहीं तो प्रेस लगाकर तुम्हारे हाथ जला दूंगी। रोते रोते दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। दीदी, मेरे पैर बहुत जल रहे हैं दीदी, मुझसे नहीं चला जा रहा। बहन, तुम एक काम करो, तुम यहाँ छाँव में बैठ जाओ, सब्जियां मैं लेकर आ जाती हूँ। तभी उन दोनों को एक बुढ़िया दिखाई देती है। अरे बेटा, गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या तुम ये सामान मेरे घर तक छुड़वा सकती हो? बस थोड़ी ही दूर है मेरा घर बेटी। आइए दादी, हमारे साथ चलिए, हम आपको घर छोड़ देते हैं। दोनों बहनें बुढ़िया का सामान लेकर उनके घर चली जाती हैं और उस दादी को उनके घर तक छोड़ देती हैं। वाह बेटा, तुम बहुत ही अच्छी और संस्कारी हो, लेकिन बेटा इतनी गर्मी में तुम नंगे पैर क्यों घूम रही हो? उस बुढ़िया की ये बात सुनकर सोनम जोर जोर से रोने लग जाती है। दादी, हमारे घर में हमारी चाची जी है, वो हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करती हैं। दादी, आज भी उन्होंने हमारी चप्पल हमसे छीन ली और हमें बाजार में नंगे पैर सब्जी लाने के लिए कहा। हे भगवान, तुम्हारी चाची तो बहुत ही दुष्ट औरत है। ऊपर वाला ऐसी चाची किसी को ना दे। लेकिन बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मदद अब मैं करूँगी। उसके बाद वो बुढ़िया उन दोनों बहनों को सोने और चांदी की जादुई चूड़ियों की नदी के पास ले जाती है। बेटा, ये सोने और चांदी की जादुई चूड़ियों की नदी है। हे जादुई नदी, इन दोनों बहनों की मदद करो। तभी सोने और चांदी की जादुई नदी से कुछ चूड़ियाँ निकलकर बाहर आती हैं। बेटा, तुम ये चूड़ियाँ रख लो, ये सोने और चांदी की जादुई चूड़ियाँ हैं। ये तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारी मदद करेंगी। उसके बाद दोनों बहनें अपने घर चली जाती हैं। अब जब भी उनकी चाची उन्हें मारती थी तो वो हंसने लग जाती थी। उन दोनों पर उनकी मार का कोई असर नहीं होता था और वो दोनों अब अपनी चाची जी से खाना भी नहीं मांगती थी। सोने और चांदी की जादुई चूड़ियों की मदद से वो खाना मांग लिया करती थी। वही वो जादुई चूड़ियों की मदद से घर का सारा काम बहुत ही जल्दी खत्म कर लेती थी। माँ, आप देख रही हो ना, आजकल ये दोनों बहनें कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगी हैं। अब तो आपसे खाना भी नहीं मांगती। कितने दिन हो गए इन्हें खाना मांगे हुए। घर का सारा काम भी इतनी जल्दी कर लेती हैं। हम दोनों इन्हें कितना मारते हैं माँ, उसके बाद भी ये दोनों हंसती ही रहती हैं। अरे ऐसा क्या हो गया माँ? बेटा, मुझे तो लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ है। चल, हम इन दोनों पर नजर रखते हैं। दोनों माँ बेटा छुप छुप कर उन दोनों बहनों पर नजर रखने लगते हैं। एक दिन जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों को वो जादू करते हुए देख लेते हैं। अरे माँ, इन दोनों के पास तो जादुई सोने और चांदी की चूड़ियाँ हैं। माँ, ये चूड़ियाँ मुझे भी चाहिए, अभी के अभी चाहिए। दोनों माँ बेटा उन दोनों बहनों के कमरे में जाते हैं और उनसे जादुई चूड़ियाँ छीन लेते हैं और जल्दी से वो चूड़ियाँ पहन लेते हैं। चूड़ियाँ पहनते ही उन्हें जोरदार करंट लगने लगता है। अरे बाप रे, मर गई, बचाओ हमें, बचाओ। अरे माँ, ये चूड़ियाँ तो करंट मारती है माँ,
कुछ करो माँ, कुछ करो, इन्हें बाहर निकालो। अरे बच्चों, मेरी मदद करो, हमें माफ कर दो बेटा। हे जादुई सोने चांदी की चूड़ियाँ, हमारी चाची और भाई को मत मारो। रोशनी के इतना कहते ही जादुई चूड़ियाँ अपने आप निकलकर बाहर आ जाती हैं। हमें माफ कर दो बेटा, हम आज के बाद तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। उसके बाद दोनों माँ बेटा रोशनी और सोनम के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करने लगते हैं और सभी मिलजुल कर अब हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में रानी अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। कुछ समय पहले उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से उसके चाचा उसे अपने घर ले आए थे। लेकिन उसकी चाची उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसकी चाची की एक बेटी भी थी जिसका नाम श्रिया था। श्रिया भी अपनी माँ की तरह बहुत लालची और अत्याचारी थी और एक नंबर की कामचोर थी। माँ, आप इस लड़की को क्यों उठा कर लाई हैं? अरे बेटा, मैं नहीं, इसका चाचा उठा कर लाया है इसे। मैं कुछ बोल भी नहीं पाई, लेकिन तू चिंता मत कर। अरे खुशी मना, हमारे घर में नौकरानी की कमी थी, अब ये आ गई है, सब कुछ संभाल लेगी ये। अरे वाह, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है मॉम। हम इसे नौकरानी की तरह रखेंगे और घर का सारा काम करवाएंगे इससे। उसके बाद दोनों माँ बेटी उस पर बहुत अत्याचार करती हैं और उससे घर का सारा काम करवाती हैं। वहीं कोई भी गलती होने पर वो दोनों उसकी खूब पिटाई करती थी। चाची जी, आपने और श्रिया ने मेरे ऊपर हमेशा अत्याचार किया है। आपने जो काम कहा मैं वो सब कुछ करती हूँ, फिर भी आप मुझे बहुत मारती हैं। मैं अब इस घर में और नहीं रुक सकती चाची जी, मैं ये घर अब छोड़कर जा रही हूँ। अरे हाँ, जा जा, तुझे रोक कौन रहा है? अरे हम तो खुद ही चाहते हैं कि तू हमारा घर छोड़कर चुपचाप चली जाए। जब से आई है हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी हुई है। अरे कब तक फ्री का खाना खिलाएंगे तुझे हम? फिर उसकी चाची उसे धक्के मार कर घर से बाहर कर देती है। रानी रोते रोते वहाँ से चली जाती है और एक पार्क में बैठ जाती है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई घर भी नहीं है, न ही कोई ऐसा रिश्तेदार है जो मुझे अपने साथ रख सके। हे ऊपर वाले, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। रानी वहाँ बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आती है। अरे बेटा, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम अपने घर का रास्ता भूल गई हो? रानी उन बूढ़ी अम्मा को वो सारी बातें बताती है। बेटा, बुरा न मानो तो तुम मेरे घर चलो। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है बेटी, लेकिन मैं एक गरीब हूँ, भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। तुम्हें अपना पेट भरने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी बेटी। कोई बात नहीं दादी जी, मैं आपके साथ रहने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। रानी बूढ़ी अम्मा के साथ उनके घर चली जाती है और घर का सारा काम करती है। दादी, आप भीख मांगना बंद कर दीजिए, आपकी वैसे भी तबीयत खराब रहती है। मैं गांव में कोई काम ढूंढ लेती हूँ, मुझे काम मिल जाएगा दादी जी। रानी गांव में काम ढूंढने के लिए बाहर जाती है और उसे कुछ घरों में काम मिल भी जाता है। इसी तरह से वो अपना और उस बूढ़ी अम्मा का गुजारा करती है। दोनों खुशी खुशी रहने लगी थी कि एक दिन श्रिया रानी को दूसरों के घरों में काम करते हुए देख लेती है। अरे मैं तो सोच रही थी कहीं ये मर न गई हो, लेकिन ये तो आराम से अपनी जिंदगी काट रही है। मुझे ये खबर जल्दी से जल्दी अपनी माँ को बतानी चाहिए। श्रिया भागी भागी अपनी माँ के पास जाती है। अरे माँ, आपको पता है मैंने आज रानी को देखा। वो गांव में 3-4 घरों में काम करती है और अच्छे खासे पैसे कमा रही है। माँ, मुझे उसकी खुशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। आप कुछ करो ना माँ। अरे बेटा, ये सुनकर तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं आज ही पता करती हूँ कि वो कहाँ कहाँ काम पर जाती है। अगले ही दिन चाची
रानी का पीछा करती हैं और पीछा करते करते उसी घर तक पहुंच जाती हैं जहां रानी काम करती थी। तभी वहां से एक औरत बाहर आती है। अरे पुष्पा, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे सीमा, ये तेरा घर है क्या? मैं तो दूसरों से रास्ता पूछकर यहाँ आई हूँ। तूने कभी बताया नहीं कि तू यहाँ रहती है। अरे तू तो मेरी बचपन की सहेली है। दोनों सहेलियां आपस में बातें करने लगती हैं। सुन लड़की, अंदर फ्रिज से ठंडा ठंडा जूस लेकर आ। आज मेरी बचपन की सहेली आई है। फिर रानी जूस लेकर बाहर आती है और अपनी चाची को देखकर हैरान हो जाती है और वो जूस जल्दी से रखकर वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, चाची ने तो मुझे देख लिया। अब पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगी। देख पुष्पा, मेरे पति ने एनिवर्सरी पे मुझे डायमंड का नेकलेस दिया था। कैसा है? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। दोनों सहेलियां आपस में बात करने लग जाती हैं। तभी सीमा के फोन पर एक कॉल आता है और वो बात करते करते वहाँ से बाहर चली जाती है। यही सही मौका है। इस नेकलेस को इस लड़की के बैग में डाल देती हूँ। उसके बाद सीमा इसे धक्के मार कर घर से बाहर कर देगी। फिर पुष्पा उस नेकलेस को रानी के बैग में रख देती है। तभी थोड़ी देर में वहाँ सीमा आ जाती है। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। समय मिलने पर दोबारा आऊंगी तुझसे मिलने। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा नेकलेस कहाँ है? कहाँ रखा तुमने? अरे नेकलेस तो मैंने तुझे दे दिया था ना। मेरे पास तो नहीं है तेरा नेकलेस। वैसे हाँ, थोड़ी देर बाद यहाँ तेरी नौकरानी आई थी। एक बार उससे पूछ ले, शायद उसने कहीं रख दिया होगा। रानी, जल्दी से इधर आओ। रानी दौड़ी दौड़ी अपनी मालकिन के पास आती है। जी मालकिन, क्या हुआ? तुमने मेरा नेकलेस कहाँ रखा? मालकिन, मैंने तो आपका नेकलेस देखा भी नहीं है। क्या? फिर मेरा नेकलेस कहाँ है रानी? रानी चुपचाप वहाँ खड़ी रहती है। अरे इन गरीब नौकरों पर इतना जल्दी विश्वास करना ठीक नहीं होता। तुम मेरी मानो और एक बार इसका बैग चेक करो। क्या पता अपने बैग में रख लिया हो इसने। नहीं नहीं मालकिन, मैंने आपका कोई नेकलेस नहीं छुपाया। अरे मैंने तो आपका नेकलेस देखा तक नहीं है मालकिन। पुष्पा रानी का बैग चेक करती है और उसके बैग से नेकलेस निकाल देती है। ये देख, मैंने कहा था ना, इस लड़की ने ही चुराया है तेरा नेकलेस। सीमा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रानी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। मैंने तुझे गरीब बेसहारा समझकर अपने घर में काम दिया था और तू मेरे ही घर में रहकर चोरी कर रही है। देख, जल्दी से जल्दी मेरे घर से निकल जा, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। सीमा धक्के मारकर रानी को घर से बाहर कर देती है। रानी रोते रोते अपनी बूढ़ी दादी के पास जाती है। अरे क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रही हो इतना? रानी अपनी बूढ़ी दादी को वो सारी बातें बताती है। मुझे पता है ये सब काम तुम्हारी दुष्ट चाची ने ही किया होगा। लेकिन दादी माँ, मुझे चिंता तो इस बात की है कि अब मैं आपको क्या खिलाऊंगी। गांव में अब कोई भी मुझे अपने घर में काम नहीं देना चाहता। कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो। आओ मेरे साथ चलो। वो बूढ़ी दादी रानी को लेकर जादुई सोने चांदी की चूड़ियों की नदी के पास ले जाती हैं। फिर बूढ़ी दादी अपने असली परी के रूप में आ जाती हैं। बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई। फिर परी नदी से जादुई सोने चांदी की चूड़ियाँ निकालती है और वो चूड़ियाँ रानी को दे देती हैं। बेटी, ये जादुई सोने चांदी की चूड़ियों की नदी है। तुम इन चूड़ियों से जो भी मांगोगी, ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगी। अब तुम्हें किसी के भी सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। रानी चूड़ियों से एक सुंदर सा घर मांगती है और खुशी खुशी उस घर में रहने लग जाती है। रानी गरीब और अनाथ लोगों की मदद करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ
उसकी चाची और उसकी बेटी को रानी की ये बातें पता लग जाती है और दोनों फिर से चिढ़ जाती हैं। चल बेटा पता करते हैं, आखिर कौन सा चिराग लगा है इसके हाथ जो रातों रात ये इतनी अमीर हो गई। माँ और बेटी दोनों फिर से रानी का पीछा करती हैं और पीछा करते करते उसके घर तक पहुँच जाती हैं और उसे जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों का जादू करते हुए देख लेती हैं। वो चुपके से उसकी दोनों सोने और चांदी की चूड़ियाँ चुरा लेती हैं और उससे खूब सारी चीजें मांगने लगती हैं। तभी उन चूड़ियों से एक रोशनी निकलती है और दोनों माँ बेटी बहुत ही गरीब और लाचार हो जाती हैं। फिर वो जादुई चूड़ियाँ उड़कर वापस रानी के पास आ जाती हैं। दोनों माँ बेटी का अब बहुत बुरा हाल हो जाता है और वो सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाती रहती हैं। एक बार की बात है, परी देश में प्रीता और सोनाक्षी नाम की दो अच्छी परी बहनें रहती थी। उन दिनों प्रीता और सोनाक्षी परी गर्भवती थी और अपना ज्यादातर समय परी देश के साथ साथ पृथ्वी की सुंदर जगह पर घूमकर बिताया करती थी। इसी तरह एक दिन प्रीता और सोनाक्षी परी पृथ्वी की खूबसूरत पहाड़ी की ओर जा रही थी कि तभी उन्हें नीचे खेतों में कुछ औरतें काम करती हुई दिखाई देती हैं। वो सभी औरतें गर्भवती थी और बहुत ही कमजोर हो गई थी। उन्हें इस तरह धूप में काम करते देख प्रीता और सोनाक्षी परी को बहुत बुरा लगता है। अरे ये सभी औरतें इस वक्त गर्भवती हैं और इस कड़ी धूप में काम कर रही हैं। इस तरह तो इन सभी की सेहत खराब हो जाएगी। हमें अभी जाकर इनसे बात करनी चाहिए। उसके बाद प्रीता और सोनाक्षी परी उन सभी औरतों के पास जाकर उनसे कहती हैं, देखो तुम सब इस वक्त गर्भवती होने के बावजूद इस तरह खेतों में क्यों काम कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता ऐसा करने से तुम्हारे होने वाले बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है? हम आपकी बात से सहमत है परी जी, लेकिन हम क्या करें? खेतों में काम करना हमारी मजबूरी है। हम सभी ने राजपाल नाम के एक अमीर आदमी से ढेर सारा कर्ज लिया था, लेकिन गरीबी की वजह से हम उसका कर्ज नहीं चुका पाए। इसीलिए अपना कर्ज वसूल करने के लिए वो हमसे अपने खेतों में काम करवाता है। यहाँ काम करने के सिवा हमारे सामने कोई और रास्ता नहीं है। उन औरतों की दुख भरी बातें सुनकर प्रीता और सोनाक्षी परी को बहुत बुरा लगता है और वो उनकी मदद करने का फैसला करती हैं। तुम लोग फिक्र मत करो, हम तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देंगे। उसके बाद प्रीता और सोनाक्षी परी उन औरतों को गांव के पास वाले मैदान में ले जाती हैं और फिर प्रीता परी अपनी जादुई शक्ति से वहाँ बहुत बड़ी लाल चूड़ियाँ प्रकट कर देती है। ये जादुई लाल चूड़ियाँ हैं। ये तुमको रोज खाने के लिए स्वादिष्ट खाना देंगी, जिसे खाकर तुम सभी स्वस्थ रहोगे और तुम्हारे होने वाले बच्चे बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली होंगे। इतना ही नहीं, ये जादुई लाल चूड़ियाँ तुम सभी को रोज ढेर सारे पैसे भी देंगी। परी के इतना कहते ही लाल चूड़ियों से ढेर सारे पैसे और खाने के सामान बाहर निकलने लगते हैं। ये देख सभी गरीब औरतें खुश हो जाती हैं। उसके बाद सोनाक्षी परी अपनी जादुई शक्ति से उन जादुई लाल चूड़ियों के चारों तरफ एक जादुई दीवार बना देती है। तुम सबके अलावा
दूसरा कोई भी इस दीवार को पार करके अंदर नहीं जा सकता। अच्छा, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। इतना कहकर प्रीता और सोनाक्षी परी वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन से वो जादुई लाल चूड़ियाँ सभी औरतों को ढेर सारा खाने का सामान और बहुत सारे पैसे देने लगती है। उसके बाद वो सभी औरतें राजपाल को पैसे देकर अपना सारा कर्ज चुका देती हैं। अचानक उन औरतों के पास इतने सारे पैसे देखकर राजपाल को बहुत आश्चर्य होता है। अरे, इन सब गरीब औरतों के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आने लगे? लगता है इसमें जरूर कोई रहस्य है। उसके बाद राजपाल उन औरतों पर नजर रखने लगता है। फिर शाम होते ही वो औरतें जादुई लाल चूड़ियों के पास पैसे और खाना लेने पहुंच जाती हैं। राजपाल देखता है कि जादुई लाल चूड़ियों के अंदर से ढेर सारे स्वादिष्ट खाने से सजी थालियाँ बाहर आने लगती हैं और फिर अगले ही पल चूड़ियों के अंदर से एक एक कर ढेर सारे नोटों के बंडल बाहर गिरने लगते हैं। उसके बाद वो औरतें खाना और पैसे लेकर वहाँ से चली जाती हैं। ये देख राजपाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, ये जादुई लाल चूड़ियाँ अचानक हमारे गांव में कहाँ से आ गई? ये लाल चूड़ियाँ तो मुझे करोड़पति बना सकती हैं। मैं इसे उठाकर अपने घर ले जाऊंगा। इतना कहकर राजपाल लाल चूड़ियों को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो दीवार के पास पहुंचता है कि तभी उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अरे, मर गया रे! अचानक मुझे बिजली का झटका कैसे लग गया? कोई बचाओ मुझे! लेकिन इसके बाद भी राजपाल नहीं मानता। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन जादुई लाल चूड़ियों को लेकर जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक लाल चूड़ियों से एक बड़ी सी तलवार बाहर निकल आती है। इतनी बड़ी तलवार देख राजपाल डर के मारे कांपने लगता है। अगर तू अपनी सलामती चाहता है लालची इंसान, तो चुपचाप यहाँ से भाग जा, वरना ये तलवार तेरी जान ले लेगी। उसके बाद वो तलवार राजपाल की ओर बढ़ने लगती है। ये देख राजपाल घबरा जाता है। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद राजपाल डर के वहाँ से भाग जाता है और दोबारा कभी जादुई लाल चूड़ियों के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी तरफ कुछ महीने बाद गांव की औरतें अपने अपने बच्चों को जन्म देती हैं और उन सभी औरतों के बच्चे बहुत ही सुंदर और तंदुरुस्त थे। उधर प्रीता और सोनाक्षी परी की भी डिलीवरी हो जाती है और वो खूबसूरत बच्चों को जन्म देती हैं। फिर सभी औरतें अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।